गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो दोस्त, आज हम रिवाइज करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। सर, ये जो चार्ज ऑफ जीएसटी नाम का चैप्टर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको घुमा के पूछ सकते हैं, तो ध्यान से आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत रहेगी। सर, चार्ज ऑफ जीएसटी में हमारा सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 9। अब 5 सेक्शन है टोटल। एक है हमारा सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, फिर है हमारा 9 सबसेक्शन 2, फिर है 9 सबसेक्शन 3, फिर है 9 सबसेक्शन 4 और फिर है 9 सबसेक्शन 5। बस इस 5 सेक्शन में पूरा का पूरा ही कोर्स हमारा चार्ज ऑफ जीएसटी पूरा खत्म। तो सर, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? 9 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जब जब आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करोगे तो उस इंट्रा स्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, पर सर कौन से रेट से लगेगा? गवर्नमेंट ने एक रेट मैक्सिमम नोटिफाइड रेट करके रखी है। वो मैक्सिमम नोटिफाइड रेट है 20%। इसका मतलब यह है कि सर सीजीएसटी मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20% चार्ज कर सकती है। और एक और चीज, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी की बातें नहीं होगी। ये है हमारा सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। फिर है हमारा सेक्शन 9 सबसेक्शन 2। 9 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि सर पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल पे हम जीएसटी की बातें नहीं करेंगे। अगर जब तक काउंसिल नहीं बोल रहा है तब तक बात नहीं करेंगे। जिस दिन जीएसटी काउंसिल कह देगा कि इन सब पे भी जीएसटी लगाओ, तो इन सब पे भी हम जीएसटी की बातें करेंगे। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे तो कभी भी जीएसटी की बात नहीं होगी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन से आउट है। इस पे जीएसटी की बात हो सकती है जब हमारे काउंसिल के मेंबर्स बोल दे कि इसके ऊपर जीएसटी लग जाए। 9 सबसेक्शन 3 बोलता है एक बात कि कौन कौन सी सर्विसेज में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या कौन कौन से गुड्स में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। अब ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? देखो, जनरली यहां पे होता है सप्लायर, फिर रेसिपिएंट। अब सप्लायर रेसिपिएंट, सपोज करो यहां पे 10,000 रुपए का गुड्स सेल करा प्लस 1800 रुपए का जीएसटी, तो 10,000 का गुड्स, 1800 का जीएसटी, टोटल आ गया कितना? 11,800। अब ये जो 1800 रुपए हैं ये सप्लायर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट कर देगा, और ये जो रेसिपिएंट है ये 1800 रुपए का क्या ले लेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये नॉर्मल केस है, इसे कहते हैं हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। दूसरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर ट्रांजैक्शन एज इट इज सेम है। यहां पे सप्लायर, यहां पे रेसिपिएंट, और अब रेसिपिएंट सप्लायर को 10,000 रुपीज पे कर रहा है। वो जो बचे हुए 1800 हैं वो रेसिपिएंट खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर रहा है 1800 रुपए। इसी चीज को कहा जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जैसे भी फॉरवर्ड चार्ज में भी रेसिपिएंट क्रेडिट ले रहा था, क्या रिवर्स चार्ज में भी रेसिपिएंट क्रेडिट लेगा? हाँ सर, रिवर्स चार्ज में भी रेसिपिएंट क्रेडिट लेगा। पर एक चीज याद रखना कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो भी टैक्स पे होगा वो कंपलसरी वाया ई कैश लेजर ही पे होगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के टैक्स को पे करने के लिए मैं आईटीसी को नहीं यूज कर सकता हूं। बोलो, बात क्लियर है क्या? तो सर यही बात लिखी हुई है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में कि कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज में हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करेंगे। और फिर है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। 9 सबसेक्शन 5 कहता है कि ना सप्लायर, ये बात हमारी लिखी थी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? 9 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि कुछ कुछ केसेस में अगर आप अनरजिस्टर्ड से खरीद रहे हो, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड से गुड्स खरीद रहा है या सर्विसेज ले रहा है, तो कुछ कुछ केसेस सरकार ने नोटिफाई करे हुए हैं जहां पे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करेंगे। वो है हमारा सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। और सर फिर 9 सबसेक्शन 5 है, ना सप्लायर टैक्स देवे
न रेसिपिएंट टैक्स देवे, और सप्लायर और रेसिपिएंट को छोड़ के एक थर्ड पार्टी दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर वो टैक्स दे, वो हम पढ़ेंगे कहां पे सर? सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में। तो ऐसे हमारे पास कितने सेक्शन हो गए सर? 1 सेक्शन और 5 सबसेक्शन। अब जैसा सेक्शन 9 है वैसा एज इट इज हूबहू सेक्शन 5 है। बस सेक्शन 5 है आईजीएसटी एक्ट का, और आईजीएसटी में 2 चीजें रहती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो बेटा वहां पे हमने देखा था 20%, यहाँ पे 20 + 20 कितना हो गया? 40%। इसका मतलब है गवर्नमेंट चाहे तो 40% तक टैक्स ले सकती है जीएसटी के नाम का, पर अभी गवर्नमेंट का मैक्सिमम जो रेट है वो है 28%। तो गवर्नमेंट के पास पावर है, वो चाहे तो 40% भी ले सकती है। हूबहू एज इट इज सेक्शन सेम है। वहां पे इंट्रा लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? इंटर स्टेट सप्लाई। बस इतना सा ही फर्क है, और एज इट इज कट कॉपी पेस्ट है हमारा सेक्शन। अब सर कौन कौन से सर्विसेस या कौन कौन से गुड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में स्पेसिफाइड है? गुड्स का रिवर्स चार्ज तो आपके कोर्स में नहीं है, सर्विसेज का रिवर्स चार्ज आपके कोर्स में है। तो सर सर्विसेज के रिवर्स चार्ज में आखिरकार कौन कौन सी सर्विसेज है? फर्स्ट सर्विसेज इज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, सर ये जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होती है ना, इसमें वो ट्रक वाले भैया आएंगे, वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे, उसी को बोला जाता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जनरली बच्चों को बहुत पीड़ा कष्ट देता है, इसके लिए मैंने आपके लिए जीटीए का एक शानदार सा चार्ट बनाया है। सर जीटीए के पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एक 12% वाला और एक 5% वाला। अगर जीटीए बोले कि मैं 12% वाला ऑप्शन लूंगा तो उधर लगेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मतलब जीटीए टैक्स पे करेगा और रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाएगा। क्लियर है? अब एक बात समझना, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में भी रेसिपिएंट स्पेसिफाइड होना चाहिए, क्योंकि अगर रेसिपिएंट स्पेसिफाइड नहीं है, अनस्पेसिफाइड है, दैट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उस केस में ये जो जीटीए की सर्विसेज है वो है हमारी एग्जेप्ट। उस केस में कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। अगर सर 5% वाला ऑप्शन ले तो 5% में बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। क्वेश्चन में कुछ ना कहे और सिर्फ इतना लिखा है कि जीटीए हैज टेकन एन ऑप्शन ऑफ 5%, तो वहां पे आप क्या लगाओगे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जब आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा रहे हो तो याद रखना वैल्यू ऑफ सप्लाई में मत जोड़ना, क्योंकि फिर जीटीए टैक्स नहीं पे करेगा, सामने वाला टैक्स पे करेगा। तो क्या हम इसको जोड़ेंगे क्या टैक्स पेमेंट के लिए? हम इसको जोड़ेंगे नहीं। तो अब सुनो ध्यान से, सर ये 5% और 12% में आखिरकार फर्क क्या है? 12% ऑप्शन में आपको आईटीसी मिल जाएगी, जो भी जीटीए गुड्स और सर्विसेज लेगा उसकी जीटीए को क्या मिल जाएगी? आईटीसी मिल जाएगी। पर 5% वाले ऑप्शन में आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप 5% का कम वाला रेट चूज कर रहे हो तो फिर सर आपको कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वो आपको क्या? आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, एक और चीज, 5% में भी स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो जनरली हम लगाएंगे क्या? आरसीएम। पर अगर जीटीए खुद कह दे, खुद सामने से आ जाए और बोल दे मैं टैक्स पे करने के लिए रेडी हूं, मैं 5% ऑप्शन सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे आईटीसी नहीं लेनी है, मैं टैक्स तो पे करूंगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही पे करूंगा, तो जीटीए खुद सामने से बोल दे कि आई एम रेडी टू पे द टैक्स, तो क्या जीटीए खुद सामने से टैक्स पे कर सकता है? हाँ सर, जीटीए खुद 5% का रेट लेके भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर सकता है, पर जीटीए को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और इनवॉइस में भी लिखना पड़ेगा कि ऑल्दो 5% का ऑप्शन लिया है पर फिर भी मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करूंगा। ठीक है सर, अनरजिस्टर्ड पर्सन हुआ और इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो वो तो मेरा हमेशा क्या ही रहेगा बेटा? एग्जेम्प्ट रहेगा।
अब सुनो ध्यान से, आखिरकार ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कौन कौन से हैं? तो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि पीसी ने बीसी को फरारी दी, पीसी इज प्रियंका चोपड़ा, बीसी इज बॉडी कॉर्पोरेट, और क्या दी भैया? फरारी दी। अब पी पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो उससे कोई लेना देना नहीं है, इंक्लूडिंग एओपी। फिर सर सी इज हमारा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब रजिस्टर्ड वाला इधर आएगा, अनरजिस्टर्ड वाला एग्जेम्प्ट होगा। फिर उसके बाद बीसी दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट। फिर सर फरारी की सवारी, तो फरारी की सवारी एफ से आ गया हमारा फैक्ट्री। अब इसमें बहुत सारे आर है, 2 आर आप ध्यान रखना। फर्स्ट इज रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी आईजीएसटी एक्ट, और सेकेंड इज रजिस्टर्ड सोसाइटी, और फिर लास्ट हमारा क्या है सर? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो पीसी ने बीसी को फरारी दी। सर ये बीसी से 2 हैं, एक तो आ गया बॉडी कॉर्पोरेट और एक और सी से हमारा क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा। सर डाउट हमारा ये है कि अगर सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड, जीटीए भी अनरजिस्टर्ड, पर जीटीए स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में फॉल करता है, तो अगर दोनों ही अनरजिस्टर्ड है पर जीटीए स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में फॉल करता है, तो अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात है तो जीटीए को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और जीटीए को रजिस्ट्रेशन लेके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उसका टैक्स चुकाना पड़ेगा। बोलो माता रानी की जय। बोलो बात क्लियर है? जीटीए आपको क्लियर हुआ क्या? सर जीटीए के बाद जीटीए में एक छोटे छोटे अमेंडमेंट्स भी हैं। तो सर ये छोटे छोटे कौन से अमेंडमेंट्स हैं? एक छोटा सा अमेंडमेंट ये आया है कि सर जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जीटीए ने लिया, तो नेक्स्ट एंड फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर्स के लिए भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही एप्लीकेबल रहेगा। पर अगर जीटीए खुद बोल दे कि भैया मुझे तो ऑप्शन चेंज करना है, मुझे आरसीएम के अंदर आना है, तो भैया उसको बताना पड़ेगा 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में। तो 1 जनवरी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टिल 31 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इतनी टाइम में जीटीए को बताना पड़ेगा। एमसीक्यू लेवल से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। एक और चीज, अगर नया जीटीए है जिसने अभी नया धंधा शुरू करा है, तो अगर इसने नया धंधा शुरू करा है तो सरकार ने इसको ऑप्शन दिया कि आप हमें बता दो, क्या बता दो कि भैया मैं खुद टैक्स पे करने के लिए रेडी हूं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। तो कितने दिन में बता दो? 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और 1 month from date of obtaining registration, whichever is later। सरकार को बहुत प्यार है जीटीए से, इसलिए सरकार ने लिख दिया whichever is later। ठीक है, अब जीटीए के बाद जो सेकंड वाले आते हैं वो है हमारे एडवोकेट राम जेठमलानी सर। एडवोकेट का भी मैंने आपके लिए चार्ट बनाया। एडवोकेट का बात समझना ध्यान से। अगर एडवोकेट है, और एडवोकेट में 2 एडवोकेट होते हैं, एक होता है जूनियर एडवोकेट, एक होता है सीनियर एडवोकेट। सर ये जूनियर सीनियर क्या होता है? सीनियर एडवोकेट जनरली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक टाइम के बाद एक डेजिग्नेशन दे देती है कि आज से आप हो गए क्या? सीनियर एडवोकेट। अब सीनियर एडवोकेट के पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। सर कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं? कि सीनियर एडवोकेट डायरेक्टली क्लाइंट से केस नहीं ले सकता, सीनियर एडवोकेट कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज ही दे सकता है। ये सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं सीनियर एडवोकेट के पास। तो अब सुनो ध्यान से, अगर हमारा जूनियर एडवोकेट सीनियर एडवोकेट को सर्विसेज दे रहा है, एग्जेप्ट। अगर हमारा ये जूनियर एडवोकेट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी को सर्विसेज दे रहा है तो भी एग्जेप्ट। अगर सीनियर भी इनको सर्विसेज दे रहा है तो भी एग्जेम्प्ट। सर आखिरकार टैक्स लगेगा कब? देखो जूनियर हो सीनियर हो, जब ये गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं तब तो एग्जेम्प्ट ही है। अगर हमारा सीनियर एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है एक बिजनेस एंटिटी को,
या हमारा जूनियर एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है बिजनेस एंटिटी को जिसका टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से ज्यादा है, करंट ईयर में नहीं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। करंट ईयर का टर्नओवर नहीं देखना है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना है। इसका मतलब है सर वो एंटिटी जिनका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से क्रॉस करा है तभी लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तभी लगेगा क्या, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अदर के केस में जिसका टर्नओवर क्रॉस नहीं करा है तो उधर ये सर्विसेज हो जाएगी हमारी एग्जेम्प्ट। ठीक है। एक और चीज, जब जूनियर एडवोकेट सीनियर एडवोकेट को सर्विसेज देगा तो एग्जेम्प्ट, पर अगर सीनियर एडवोकेट जूनियर एडवोकेट को सर्विसेज देगा तो उस केस में क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और अगर सीनियर एडवोकेट है तो वो क्लाइंट को सर्विसेज दे रहा है। सपोज करो यहां पे है हमारा एक सीनियर एडवोकेट, फिर है यहां पे जूनियर एडवोकेट और फिर है यहां पे क्लाइंट। अब क्लाइंट वो है जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस हुआ है। ठीक है, मेरे को करंट का देखना नहीं है, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस हुआ है। क्लाइंट ने जूनियर एडवोकेट को सपोज करो 10,000 रुपए फीस दिया। अब ये क्लाइंट को जीएसटी भी तो देना पड़ेगा, तो 1800 रुपए का जीएसटी क्लाइंट देके आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब कुछ मैटर बहुत पेचीदा आया, जूनियर एडवोकेट ने बोला भैया समझ ही नहीं आ रहा है अपने को, तो सीनियर एडवोकेट के पास जाना पड़ेगा। तो वापस से ये जो क्लाइंट है ये खुद डायरेक्टली सीनियर एडवोकेट के पास नहीं जाएगा, क्लाइंट पहले जूनियर के पास जाएगा, फिर जूनियर किसके पास जाएगा, सीनियर के पास। सर इसकी भी फॉर सपोज करो फीस लग रही है 10,000 रुपए, तो इस पे भी आरसीएम लगेगा। हाँ, इस पे भी आरसीएम लगेगा, इस पे भी 1800 रुपए देने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बोलो बात क्लियर है क्या, पक्का? तो सर यहाँ पे हमने यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से समझ लिया कि एडवोकेट का क्या सीन होगा। तो यार देखो ना यार क्या लिखा हुआ है सर, एंड इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट, ये अगर सर्विसेज दे रहे हैं बिजनेस एंटिटी जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से क्रॉस करा है, उस केस में लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आपके लिए मैं एक और चीज कमेंट बॉक्स में एक खाली क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, देखते हैं भैया आप बता पाते हैं या नहीं। तो देखें सर आपका दिमाग कितना क्या चलता है। और एक और चीज, जिसने आंसर बता दिया उसे हम 20 रुपए का फोन पे कैश, पर दिस इज ऑन फर्स्ट ऑन बेसिस। फर्स्ट ऑन बेसिस का मतलब ये होता है जिसने पहले आंसर दिया उसी को मिलेंगे 20 रुपए। सर बताओ 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 क्वेश्चन। सपोज करो यहां पे है हमारा इंडिविजुअल एडवोकेट, और इस इंडिविजुअल एडवोकेट ने बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी जिसका टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख से क्रॉस कर गया। अब 40 लाख से क्रॉस कर दिया है तो बताओ मुझे कि सर इधर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। सर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इसका टर्नओवर सिर्फ 5 लाख रुपए ही था, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इसका टर्नओवर ज्यादा नहीं था। तो आपको बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है सर, लीगल सर्विसेज के बाद है हमारे पास आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। वेरी वेरी सिंपल, जैसा लीगल सर्विसेज का पढ़ा वैसा एज इट इज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का पढ़ा रहा हूं। पर आप मुझे कहेंगे कि सर हमने शेड्यूल नंबर 3 ऑफ सप्लाई, शेड्यूल नंबर 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में पढ़ा था कि सर सर्विसेज बाय कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, तो वो तो शेड्यूल 3 में कवर हो गया दोस्त। वहां पे कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्राइब्यूनल, कौन से वाले ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, वो वाले ट्राइब्यूनल वहां पे कवर हुए हैं। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कवर नहीं हुआ है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के केस में क्या होगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई भी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से क्रॉस हुआ है, उस केस में सर इस बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा स्पॉन्सरशिप। आप लोग क्या कर रहे हो यार, जाओ जाके ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। सर ये स्पॉन्सरशिप क्या होती है? बेटा देखो स्पॉन्सरशिप बहुत सिंपल है।
यहाँ पे है हमारा आईपीएल, और फिर आईपीएल के बाद यहाँ पे है हमारे पेटीएम। अब जनरली एक चीज में बच्चों को बहुत डाउट आता है कि सर सप्लायर कौन, रेसिपिएंट कौन। बेटा हमेशा याद रखना एक ही नियम, जिसको पैसा मिलेगा वो सप्लायर, जो पैसा देगा वो रेसिपिएंट। तो सर मुझे एक बात बताओ, ये पेटीएम वालों को एडवर्टाइजमेंट करना है और आईपीएल वालों को चाहिए क्या, पैसा चाहिए। तो सर हो गया ना, फिर डील हो गई। डील क्या डील हो गई, पेटीएम ने आईपीएल को दे दिए 1 करोड़ रुपए। अब आईपीएल पेटीएम को पता है क्या करेगा, आईपीएल पेटीएम को सर्विसेज देगा। कौन से सर्विसेज देगा, एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज देगा। अब सर इस केस में कौन सप्लायर कौन रेसिपिएंट, देखो मैंने आपको सिखाया ना, पैसा किसको मिला, किसको मिला पैसा, सर पैसा मिला हमारे आईपीएल को। तो आईपीएल हो गया कौन, सप्लायर, पेटीएम हो गया कौन, रेसिपिएंट। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज में सप्लायर इज एनी पर्सन। एनी पर्सन मतलब कोई भी हो गया, कोई भी, सब आ गए। पर्सन की डेफिनेशन अगर आप देखोगे ना जीएसटी में, तो उसमें हर चीज कवर हो गई है। तो एनी पर्सन। रेसिपिएंट कौन है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ये याद रखना, रेसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, एंड बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी तो आता ही है, साथ साथ में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी आता है। तो बॉडी कॉर्पोरेट में 2 चीजें हैं, कंपनी और एलएलपी, और पार्टनरशिप फर्म। इस केस में लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसका मतलब है कि सर ये जो पेटीएम है, इस पेटीएम को जीएसटी चुकाना पड़ेगा ऑन आरसीएम बेसिस। ठीक है, तो सप्लायर इंडिविजुअल, रेसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट, और बॉडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म। ठीक है सर, इसके बाद है हमारा गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस बहुत सिंपल है। देखो गवर्नमेंट अपने ऊपर कभी भी जीएसटी का लोड नहीं लाना चाहती, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी एक्टिविटीज तो शेड्यूल 3 में ही आउट कर दी। जो शेड्यूल 3 में आउट नहीं हो पाई उसको एग्जम्पशन से आउट कर दिया, पर फिर भी जो जो सर्विसेज बच गई उस पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया। पर आज भी कुछ कुछ ऐसी सर्विसेज है जहां पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और गवर्नमेंट सामने आके टैक्स पे करेगी। तो सर कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है बेटा, वो सर्विसेज है हमारी पीवीटीआर। पीवीटीआर, P stands for सर सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड रेलवेज। थोड़ा सा अमेंडमेंट है, पहले था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड अभी एक और चीज ऐड हो गई है, क्या, रेलवेज। V stands for सर वेसल। T stands for सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, और R stands for रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आर्स में एक चीज ध्यान रखना, अगर RRR है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रजिस्टर्ड पर्सन, तो लगाओगे क्या, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर एक बात है, इस रजिस्टर्ड पर्सन ने प्रॉपर्टी को कमर्शियल यूज में लिया हो, क्योंकि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है और प्रॉपर्टी पर्सनल यूज में ले रहा है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी, जीएसटी इज एग्जेप्ट। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रजिस्टर्ड पर्सन, क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। और अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड पर्सन को करा है, तो सर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को करा है तो उस केस में पता है क्या लगेगा, उस केस में लगेगा हमारा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, बात क्लियर है। तो सर सप्लायर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। रेसिपिएंट इज एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, इसके बाद है हमारा बिल्डर रिलेटेड सर्विस। बिल्डर रिलेटेड सर्विसेज में सर अब 2 बातें आपको मेरे को बतानी है। एक होता है हमारा टीडीआर और एफएसआई, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और फ्लोर स्पेस इंडेक्स। मैंने आपको एग्जम्पशन चैप्टर में भी बताया था कि यह आखिरकार होता क्या है। सर यहां पे है हमारा बिल्डर, और जीएसटी में बिल्डर को एक और शब्द से डिनोट करा गया है, डेट इज प्रमोटर। मेरे पास बेटा जमीन पड़ी है, मेरे पास क्या पड़ी है यार, जमीन।
मैंने ये जमीन ट्रांसफर कर दी बिल्डर और प्रमोटर को। अब मैंने तो ट्रांसफर कर दी बिल्डर प्रमोटर को, क्यों? क्योंकि सर जमीन बिकी नहीं रही थी, तो मैंने सोचा अपन एक काम करते, इस जमीन पे फ्लैट बना के बेचते, और मेरे को तो फ्लैट बनाना आता ही नहीं है। तो मैंने तो क्या करा, मैंने बोला यार बिल्डर एक काम करो, तुम फ्लैट बनाओ। इसने बोला काम हो जाएगा। बिल्डर ने मुझे बोला कि सर मैं ऐसे फ्लैट नहीं बना सकता, मुझे आप डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर करो। तो जो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट है और जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स है, जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं और मुझे पैसा दे रहा है कौन? बिल्डर और प्रमोटर। कौन सप्लायर? साहिल सर सप्लायर, क्योंकि पैसा किसको मिला? साहिल सर को। कौन रेसिपिएंट? बिल्डर और प्रमोटर। सर इस पे क्या चार्ज होगा? हाँ, साहिल सर से थोड़ी टैक्स लेंगे, वो तो छोटे लोग हैं, पर बिल्डर बहुत बड़े लोग, उनका तो ये काम है। तो इस केस में क्या चार्ज होगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बोलो बात क्लियर है? सर वैसा ही है हमारा लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड। अगर हम लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड दे रहे हैं टीडीआर एफएसआई की जगह, सपोज करो मैं क्या दे रहा हूं, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, और लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड में एक टर्म याद रखना 30 साल या उससे ज्यादा, उसके बदले में मुझे मिल रहा है प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट प्राइस, कुछ भी मिल रहा है। इस केस में भी किसको देना पड़ेगा? प्रमोटर को जीएसटी देना पड़ेगा। तो टीडीआर एफएसआई और एक और चीज लिख देते क्या? लॉन्ग टर्म लीज। आया समझ में? अब इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लग रहा है एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टर रिलेटेड सर्विसेज। सप्लायर इज अ डायरेक्टर, रेसिपिएंट इज अ कंपनी। सर एक बात बताओ, हमने तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन शेड्यूल 3 में पढ़ा है। मैं एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन है तो वो शेड्यूल 3 में कवर्ड है, और जो चीज शेड्यूल 3 में कवर्ड है उस पे तो जीएसटी की बात ही नहीं हुई, और जिस पे जीएसटी की बात ही नहीं हुई तो काय का फॉरवर्ड चार्ज और काय का रिवर्स चार्ज। अगर सप्लायर डायरेक्टर है, रेसिपिएंट इज अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी तो आएगी, साथ में एलएलपी भी आएगा। अगर हमारे डायरेक्टर साहब ने सर्विसेज दी है कंपनी को एज अ एम्प्लॉय, उस पे नो जीएसटी। अब पता कैसे चलेगा एज अ एम्प्लॉय? वो तो बोलेगा मैंने सारी सर्विसेज एज अ एम्प्लॉय दी है, तो हमें देखना पड़ेगा 26 AS। ये 26 AS क्या होता है बेटा? जो टीडीएस कटता है ना, वो टीडीएस रिफ्लेक्ट होता है 26 AS में। अब हम ये देखेंगे कि टीडीएस कौन से सेक्शन में कटा। अगर टीडीएस कटा है हमारा सेक्शन 192, दैट इज सैलरी वाले सेक्शन में कटा है, तो उस केस में तो सर ये एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन है, और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन पे नो जीएसटी। पर अगर टीडीएस कटा है 194J 194JB में, उस केस में प्रोफेशनल रिलेशन है, और क्योंकि प्रोफेशनल रिलेशन है अब सैलरी ना मिलेगी, अब क्या मिलेगा? फीस। तो अब फीस मिलेगी, तो अब क्या चार्ज हो जाएगा हमारा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी डायरेक्टर कंपनी को सर्विसेज दे रहा है तो हम ये चेक करेंगे कि टीडीएस कौन से सेक्शन में कटा है। अगर टीडीएस कटा है हमारा 194J में, तो फिर लगाओ जीएसटी, और वो भी कौन से बेसिस पे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे। बेचारे डायरेक्टर को परेशान मत करो। और अगर टीडीएस कटा है अंडर सेक्शन 192, तो फिर इसके ऊपर कोई जीएसटी वेस्टी की बातें नहीं होगी। सर फिर उसके बाद है हमारा इंश्योरेंस एजेंट। सर वो इंश्योरेंस एजेंट यार क्या सर्विसेज देते हैं इंश्योरेंस एजेंट? आपको इंश्योरेंस नहीं भी लेना हो ना तो आपको चिपका के जाएंगे, मेडिक्लेम कराओ, LIC कराओ, इन्वेस्टमेंट का प्लान कराओ, कितनी सारी तो इनके पास स्कीम रहती है। तो यार ये जो इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज दे रहा है, ये तो बहुत छोटे लोग हैं, बड़े लोग तो वो इंश्योरेंस कंपनी है। तो सर सरकार कहती है हम जिससे जीएसटी ले पाएंगे हम मुझसे ही लेंगे, तो सरकार ने बोला एजेंट को परेशान मत करो। और कितने सारे एजेंट हैं, आप तो एक बड़ी मछली को पकड़ो, आप तो पकड़ो LIC को, आप तो पकड़ो ICICI लोम्बार्ड को, ये सब टैक्स पे कर देंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। मतलब सप्लायर एजेंट है और रेसिपिएंट वो ही कोई भी इंसान जो इंश्योरेंस का धंधा चलाता हो, इस केस में भी लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फिर उसके बाद है हमारा रिकवरी एजेंट। सर ये रिकवरी एजेंट बेटा वसूली भाई वसूली भाई वसूली भाई वसूली भाई, ये क्या करेंगे वसूली भाई? बेटा ये लोग है ना पैसे वसूलते। बहुत बार क्या होता है ना, बैंक्स लोन तो दे देती हैं, अब लोन देने के बाद बैंक्स को ना EMI मिलता है, ब्याज तो छोड़ो मूल भी जाता है, मतलब प्रिंसिपल भी नहीं मिलता है। अब बैंक हायर करती है वसूली एजेंट्स को।
ये वसूली एजेंट्स लोगों के घर जाते हैं और लोगों के घर जाके पैसा रिकवर करते हैं। कौन सर्विसेज दे रहा है? रिकवरी एजेंट सर्विसेज दे रहा है बैंक को। अब रिकवरी एजेंट तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं और इतने स्कैटर्ड है, बैंक्स एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो सरकार ने बोला भैया रिकवरी एजेंट हम आपके ऊपर जीएसटी का लोड नहीं लेंगे, हमें जीएसटी तो चाहिए पर आपसे नहीं लेंगे। हम ये जीएसटी का पैसा किससे लेंगे सर? बैंक से लेंगे। कौन से मैकेनिज्म में? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। तो सर यहां पे ध्यान रखना, सप्लायर इज अ रिकवरी एजेंट और रेसिपिएंट इज अ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। उसके बाद अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। म्यूजिक कंपोजर, सर ये म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, सुना है वो तू खींच मेरी फोटो, आर्टिस्ट, ये लोग भी तो सर्विसेज देते। किसको सर्विसेज देते? अरिजीत सिंह सर्विसेज देता है टी सीरीज को। अरिजीत सिंह इज अ म्यूजिक कंपोजर, एक म्यूजिक कंपोज करता है, एक म्यूजिक सिंग करता है। तो अरिजीत सिंह म्यूजिक कंपोज भी करता है। तो अरिजीत सिंह म्यूजिक कंपोजर, फिर फोटोग्राफर संदीप माहेश्वरी फोटोग्राफर या आर्टिस्ट। जब ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं किसी म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को या जो भी दूसरा नाम, उस केस में सरकार ने बोला अरिजीत भाई आप गाने गाने पे ध्यान दो, हम टी सीरीज से टैक्स ले लेंगे। फोटोग्राफर भाई आप फोटो खींचने में ध्यान दो। आर्टिस्ट भाई आप अपने काम पे ध्यान दो। इस केस में सरकार ने बोला म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट इनको अपना अपना काम करने दो। यहाँ पे जो म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर या जो भी है ये लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स पे कर देंगे। व्हाट अबाउट ऑथर? बुक, वो देखिए आपने, बागों में हर फूल में अपना समझे बागबान। तो बागबान मूवी देखिए, क्या शानदार मूवी है यार। तो वो बागबान मूवी में क्या होता है? अमिताभ बच्चन के साथ बहुत अत्याचार होता है पर अमिताभ बच्चन हार नहीं मानता है। अमिताभ बच्चन एक बुक बनाता है और वो बुक बनाने के बाद जैसे ही अमिताभ बच्चन वो कैफे में जाता है उसकी बुक की कॉपी छूट जाती है और जैसे ही कॉपी छूट जाती है पब्लिशर की नजर पड़ती है और पब्लिशर पढ़ने के बाद बोलता है क्या बुक है, क्या किताब है, जोरदार। सर ऑथर अमिताभ बच्चन, एबी, रेसिपिएंट इज अ पब्लिशर। सरकार ने बोला हम यहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही लगाएंगे। मतलब वो जो पब्लिशर है, शायद उस पब्लिशर का नाम था आलोकनाथ पब्लिशर हाउस, तो ये जो आलोकनाथ पब्लिशर हाउस है यही जीएसटी पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे। पर अगर खुद अमिताभ बच्चन सामने से बोल दे कि मैं जीएसटी पे करने के लिए रेडी हूं, तो फिर हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन भी ले सकते हैं। सर सरकार ने ऐसा बाइफर्केशन क्यों करा? क्योंकि बेटा ये जो बुक बनाने वाले रहते हैं ना, जो ऑथर रहते हैं ना, इनका धंधा बहुत बड़ा रहता है और ये पब्लिशर अननेसेसरी इसको परेशान मत करो। अब ऑथर ने बुक लिख दी, बुक लिखने के बाद अब पब्लिशर इसका टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज में। तो पब्लिशर बोलेगा यार मेरे को किताब तुम्हारी बेचनी नहीं है, किताब भी मैं बेचूं फिर इसका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भी पे करूं, तो पब्लिशर मना ही कर देगा पब्लिश करने से। इसलिए जो बड़े बड़े ऑथर्स रहते हैं ना, उस केस में बड़े बड़े ऑथर्स बोलते हैं ठीक है यार हम ही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर देंगे। तो सर ऑथर चाहे तो ऑप्शन ले सकता है अंडर फॉरवर्ड चार्ज। सर ये कब ले सकता है? जब उसने सीजीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन लिया हो और डिक्लेरेशन दे दे एक प्रिस्क्राइब फॉर्म ने कि हाँ भैया मैं रेडी हूं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करने के लिए। ये डिक्लेरेशन 1 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब 1 साल तक अगर आपने फॉरवर्ड चार्ज बोला तो 1 साल तक फॉरवर्ड चार्ज में ही लेना पड़ेगा, आप बीच बीच में चेंज नहीं कर सकते हो। और जब भी आप इनवॉइस बनाओगे और पब्लिशर को इनवॉइस बना के दोगे उसमें भी आप लिख के दोगे कि मैं टैक्स पे कर रहा हूं फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, इसके बाद है हमारा ओवरसीइंग कमिटी। सर ये ओवरसीइंग कमिटी क्या होता है? बेटा विजय माल्या का नाम सुना है, नीरव मोदी, ये बड़े बड़े लोग हैं ना, ये मस्त चूना लगाते हैं बैंक्स को।
बैंक्स को चूना लग क्यों जाता है? क्योंकि बैंक्स डॉक्यूमेंट चेक करती नहीं है। बैंक्स के काम है आधे अधूरे, तो बैंक्स डॉक्यूमेंट चेक नहीं करती है और बैंक्स को ऊपर से कुछ कमीशन वमीशन मिल जाता है तो बैंक्स इनको लोन दे देती है। बहुत टेंशन का माहौल था। आरबीआई ने एक कमेटी बनाई, ओवरसीइंग कमेटी, और कहा कि अगर हम लोन दे रहे हैं 500 करोड़ से ज्यादा, तो जो भी लोन 500 करोड़ से ज्यादा होंगे वो ऐसे सैंक्शन नहीं होंगे। ओवरसीइंग कमेटी चेक करेगा पूरी की पूरी फाइल, ओवरसीइंग कमेटी फाइल चेक करेगा, फिर जाके लोन आगे सैंक्शन होगा। आखिरकार ये ओवरसीइंग कमेटी किसको सर्विसेज दे रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। काहे की सर्विसेज? सर ये सर्विसेज दी जा रही है चेकिंग की सर्विसेज, कि कहीं ज्यादा लोन दिया और बाद में गड़बड़ हो गई, तो इस केस में कहा कि ओवरसीइंग कमेटी आप चेकिंग वेकिंग पे ध्यान दो। कौन जीएसटी पे करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जीएसटी पे कर देगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई बात समझ में? फिर है हमारा इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वो देखा होगा ना आपने, रास्ते में क्रेडिट कार्ड बेचते हैं, पेट्रोल पंप पे आपको रोक के बोलते हैं साफ क्रेडिट कार्ड लोगे क्या? तो अगर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, मैं बार बार नहीं कहूंगा यहाँ पे वर्ड क्या है, इंडिविजुअल, गड़बड़ ना करना। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को सर्विसेज दे रहा है, उस केस में लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर अगर एक पार्टनरशिप फर्म है और ये पार्टनरशिप फर्म बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दे रही है, तो यहाँ पे कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा, क्योंकि आपने शब्द पे शायद ध्यान नहीं दिया। वर्ड कौन सा है? इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर। आई बात समझ में? बोलो पक्का? सर इसके बाद है हमारा बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ये बिजनेस फैसिलिटेटर क्या है सर? अगर बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विसेज देता है बैंकिंग कंपनी को, तो उस केस में भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। बिजनेस फैसिलिटेटर जनरली बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज देते हैं। सर किसकी सर्विसेज देते हैं? देखो बैंकिंग कंपनी बहुत परेशान रहती है, लोन, फिर लोगों के सेविंग अकाउंट नहीं खुल रहे हैं, तो इन सब की सर्विसेज देता है कौन? हमारा बिजनेस फैसिलिटेटर। अभी समझना ध्यान से, अगर रूरल एरिया ब्रांच है, कौन सी ब्रांच है भैया? रूरल एरिया ब्रांच। तो अगर हमारी ब्रांच है रूरल एरिया, तो ये एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ा था। पर अगर ब्रांच है अर्बन एरिया, तो ही जीएसटी की बात होगी। और जीएसटी देगा कौन? जीएसटी देगा हमारा बिजनेस करस्पॉन्डेंट। तो अगर बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज दे रहा है विद रिगार्ड्स टू अर्बन एरिया ब्रांच, तो ही जाके हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करेंगे। दूसरा, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट। अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट का एजेंट बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज दे रहा है, जैसा बिजनेस फैसिलिटेटर है वैसा ही है हमारा बिजनेस करस्पॉन्डेंट। दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, पर आज हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमें समय पे रिवीजन भी खत्म करना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट डू मीन बाय बिजनेस फैसिलिटेटर या व्हाट डू मीन बाय बिजनेस करस्पॉन्डेंट। तो सर अगर एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज दे रहा है और यहां पे बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक को सर्विसेज दे रहा है, अब समझना ध्यान से, ये जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट है ना, जब ये बैंक को सर्विसेज दे रहा है, इस पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा, इस पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। और जब ये एजेंट बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज दे रहा है, इस पे लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसका मतलब है बिजनेस करस्पॉन्डेंट को दोहरी मार पड़ी। दोहरी मार किसकी? एक तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो बैंक को सर्विसेज दे रहा है, उसके ऊपर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को ही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स चुकाना है, और एक जो एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज दे रहा है, उस पे लगेगा क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा एक और चीज, अगर रूरल एरिया है तो एग्जेम्प्ट, रूरल एरिया ब्रांच है तो एग्जेम्प्ट। बात चल रही है किसकी सर? अर्बन एरिया ब्रांच की। तो अर्बन एरिया पे भी हम जीएसटी की बातें करेंगे। आई बात समझ में? बोलो पक्का? इसके बाद है सर हमारा सिक्योरिटी सर्विसेज। अभी सिक्योरिटी सर्विसेज आप समझो,
बहुत सिंपल है। सिक्योरिटी सर्विसेज में एक ही बात, सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट। सप्लायर इज व्हाट? बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है सर। और दूसरा है सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब इधर ध्यान देना, ये है सिक्योरिटी सर्विसेज, सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है। तो सर अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है मतलब रेसिपिएंट पे कर सकता है टैक्स, तो इस केस में क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक और चीज, सर अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो बेटा लिखा क्या हुआ है? सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो कोई रिवर्स चार्ज नहीं लगना, तो क्या ही लगना? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एक और चीज, अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, यार रजिस्टर्ड तो है पर फॉर दी टीडीएस और कंपोजिशन पर्पस, तो यार इन्हें मत परेशान करो ना यार। वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो रजिस्ट्रेशन लेते हैं एज अ टीडीएस डिडक्टर, वो कंपोजिशन वाले छोटे छोटे लोग, उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? इस केस में सरकार ने बोला क्या लगा दो? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बोलो बात क्लियर है क्या सर? सिक्योरिटी सर्विसेज के बाद है हमारा सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम। सर ये सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम क्या होती है? यहां पे है साहिल सर और यहां पे है हमारा ज़ेरोधा। साहिल सर को ऐसी उम्मीद है कि रिलायंस का शेयर नीचे जाएगा। ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। रिलायंस का शेयर अभी चल रहा है 2500 रुपए और मुझे ऐसी उम्मीद है कि रिलायंस का शेयर 2500 की जगह पे कितने पे जाएगा? 2400 पे जाएगा। तो मैं सेल कर दूं अगर आज रिलायंस का शेयर और बाद में बाय कर दूं तो मैं 100 रुपए कमा लूंगा। ठीक है, पर सेल करने के लिए भला शेयर होना भी तो चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। शेयर मार्केट में आप शेयर सेल भी कर सकते हो विदाउट आपके पास शेयर है। मतलब मेरे पास शेयर नहीं है, क्या फिर भी मैं सेल कर सकता हूं? हाँ, मैं फिर भी सेल कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास मेरा ब्रोकर है जो ये काम करने में मदद करेगा। अब क्या हुआ, यहां पे है फॉर सपोज करो हमारे रमेश जी। रमेश जी के पास रिलायंस का शेयर पड़ा है 2500 का और रमेश जी के पास जो रिलायंस का शेयर पड़ा है उसका रमेश जी को कुछ यूज आ भी नहीं रहा है। अब साहिल सर ने तो बोला ज़ेरोधा को कि यार ज़ेरोधा भैया रिलायंस का शेयर चाहिए, 2500 का मिल रहा है। ज़ेरोधा ने बोला रमेश जी एक काम करो, आप ये शेयर बेचो मत, ये शेयर लेंड करो। ठीक है, रमेश जी ने बोला ठीक है, मैं बन जाता हूं लेंडर। और लेंडर जी ने क्या करा, ज़ेरोधा को शेयर दे दिया और साहिल सर बन जाते क्या? बोरोवर। और पता है क्या हुआ? हुआ वही जो मैंने सोचा था, 2500 का शेयर हो गया कितना? 2400। सर मजे ही हो गए मजे, आपके तो बन गए 100 रुपए। सर रमेश जी अपना शेयर वापस मांगेंगे, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मार्केट से अपन ने इसलिए तो खरीदा 2400 पे और जैसे ही मार्केट से खरीदा अपन इसको ट्रांसफर कर देंगे। किसको? रमेश जी को ट्रांसफर कर देंगे। रमेश जी को उनका शेयर मिल गया। रमेश जी को तो रिलायंस का शेयर चाहिए था, उन्हें रिलायंस का शेयर मिल गया। साहिल सर को मजे मजे में कितने का प्रॉफिट हो गया? 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सर क्या इस 2500 रुपए पे जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा क्योंकि सिक्योरिटीज पे नो जीएसटी। क्या इस 2400 पे जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा क्योंकि सिक्योरिटीज पे नो जीएसटी। क्या इस प्रॉफिट पे जीएसटी लगेगा? नहीं, प्रॉफिट पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो सर फिर जीएसटी के बाद किस पे होगी? बेटा मुझे तो लग रहा था ये 100 रुपए पूरे मेरे, पर रमेश जी ने बोला कि मैंने ये शेयर आपको उधार दिया है तो इस पे मुझे लैंडिंग फीस चाहिए। मैंने बोला हाँ ठीक है। रमेश जी ने मेरे से 20 रुपए की लैंडिंग फीस ली।
ये जो लैंडिंग फीस है ना, इसके ऊपर जीएसटी तो लगेगा, हाँ लगेगा। और इस जीएसटी का पेमेंट करेगा कौन? बोरोवर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो सर 20 रुपए तो लैंडिंग फीस गई, उसके ऊपर सपोज करो 18% का जीएसटी, तो 18% का जीएसटी दैट इज 3.6 रुपीज, तो क्या हो गया जीएसटी। ये काट पीटने के बाद अभी बेटा पिक्चर बाकी है, जो ज़ेरोधा भी तो चार्ज करेगा ना। हो तो सर ज़ेरोधा मेरे से चार्ज करेगा फॉर सपोज करो ट्रांजैक्शन चार्जेस, क्या उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा? नहीं, उसके ऊपर तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ज़ेरोधा ही टैक्स का पेमेंट करेगा। तो अभी तो हम ऐसा ज़ेरोधा को बीच में नहीं ला रहे हैं। नेट में मेरे पास बचेगा 80 माइनस 3.6, तो 80 माइनस 3.6 कितना हो गया? ये 76.4। तो नेट में मेरे पास बचा 76.4 और इसके ऊपर ज़ेरोधा के अलग से चार्जेस कटेंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि सर जीएसटी सिर्फ इस लेंडर ने जो बोरोवर को शेयर दिया, जो लेंडिंग फीस ली, उसके ऊपर इस बोरोवर को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। बात क्लियर है? इसके बाद है हमारे पास रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। सर ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल क्या सीन है? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का जैसा जीटी है ना, तो ये जीटीए का बड़ा भाई है। जीटीए को भी 2 ऑप्शन दिए, इसको भी 2 ऑप्शन दिए। कौन कौन से 2 ऑप्शन? 5% और 12%। पर ये बहुत रोया, इसको बोला देख 12% का ऑप्शन विद आईटीसी और 5% का ऑप्शन नो आईटीसी। ये बहुत रोया, मेरे को थोड़ी बहुत आईटीसी तो दो। हमने बोला ठीक है भैया, 5% का ऑप्शन तेरे को दे देते हैं और तेरे को थोड़ी बहुत आईटीसी, लिमिटेड आईटीसी दे देते हैं ऑफ इनपुट सर्विसेज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। अगर आप सर्विसेज लेते हो इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस तो हम आपको आईटीसी दे देंगे। तो 5% विद लिमिटेड आईटीसी और 12% विद नो आईटीसी। अब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का क्या सीन है, इधर ध्यान देना। पहली बात, दिस इज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर। दिस इज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर। इसका मतलब है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर गुड्स, उसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ठीक है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेयर द व्हीकल इज डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसीडरेशन। कॉस्ट ऑफ फ्यूल कंसिडरेशन में इंक्लूड होनी चाहिए। सर ये कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड होनी चाहिए, इसका मतलब समझ में नहीं आया दोस्त। फॉर सपोज करो मुझे गोवा जाना है, गोवा, तो मुझे जाना है किधर? गोवा। अब मैंने सोचा यार गोवा जाना है तो फ्लाइट ट्रेवल करते हैं अपन ने फ्लाइट करी, अपन गए गोवा। अब गोवा में बहुत सारी जगह है घूमने जैसी, बहुत सारे बीच है, तो मैंने बोला यार जाना तो पड़ेगा। अब मैंने बोला यार कौन इतना ऑटो का मचमच करे, अपन एक काम करते हैं पूरे दिन भाड़े पे ले लेते, क्या? कार। अब कार वाले भैया ने बोला कि यहाँ पे एक भैया थे जिनका नाम था रामू काका। रामू काका कार देते थे लोगों को। रामू काका ने बोला कि सर ये जो कार आप एक दिन के हिसाब से ले जाओ, 5,000 रुपए लगेंगे। मैंने बोला 5,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। रामू काका ने बोला सर 5,000 में कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी शामिल है, टेंशन मत लो, बढ़िया गाड़ी वाड़ी चलाओ और 5,000 रुपए में आपकी गाड़ी की टंकी पूरी भरी हुई है फ्यूल से, बढ़िया, मतलब पेट्रोल डलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो 5,000 रुपए वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड। मैंने बोला यार रामू काका बहुत ज्यादा है, तो रामू काका ने बोला एक काम करो दूसरी गाड़ी ले जाओ जिसका चार्जेस है 2,000 रुपए, पर इसमें पेट्रोल आपको डलवाना पड़ेगा। बोला हाँ यार, अब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कौन सी गाड़ी लूं। तो एक में तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड और एक में कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज नॉट इंक्लूडेड। कौन से केस की बात कर रहे हैं यहाँ पे? सर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जब कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड, तभी हम बात करेंगे किसकी सर? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज नॉट इंक्लूडेड तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। तो अब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में आप ये डायग्राम देखो, आपको पूरा समझ में आएगा। पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, 2 रेट, एक 5% और एक 12%। पहले अपन 12% की बात करते हैं कि 12% में हमने देखा 12% में क्या लगेगा?
फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज लगेगा मतलब हमारे केस में कौन पे करेगा? हमारे केस में जो रामू काका है वो जीएसटी पे करेंगे, ठीक है। रेट कितना लगेगा? 12%। अब सर वेयर द जीएसटी इज पेबल एट द रेट 5%। अब 5% में बिल्कुल ध्यान देना, अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है मतलब सप्लायर कंपनी है, एलएलपी है, मतलब बहुत बड़ा काम है, तभी तो कंपनी बनाई है। क्या छोटे लोग कंपनी बनाएंगे? तो सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट, कुछ दिमाग मत लगाना, क्या लगेगा वापस से? फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। और रेट कितना? 5%। तो 5% में इफ सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट, गड़बड़ मत करना, क्या लगा के आओगे? फॉरवर्ड चार्ज लगा के आना। सर सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट। यार आप इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? कौन बॉडी कॉर्पोरेट है? रेसिपिएंट। मतलब किससे टैक्स लेना आसान है? रेसिपिएंट। तो यहां पे क्या लगा दोगे? रिवर्स चार्ज। पर सर सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो समझ में आया। सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट इज आल्सो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। देखो अब दोनों ही बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। सरकार की पहली पसंद होती है फॉरवर्ड चार्ज, तो सरकार ने बोला यहां पे हम क्या लगा देंगे? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगा देंगे। सिंपल सी बात, एक ही केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट, ऑप्शन है 5% वाला, तो इसी केस में लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बाकी सारे केसेस में क्या लगाओगे? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बोलो माता रानी की जय। एक और चीज, एक नॉर्मल सा क्लेरिफिकेशन में दो बातें कही। पहला, भैया कंपनी लोगों ने क्या करा ना, पूरी की पूरी मोटर व्हीकल को हायर करा। कंपनी ने पूरी मोटर व्हीकल हायर करी और बोला ये मोटर व्हीकल हमको दे दो, हमें हमारा ड्राइवर वाइवर सब कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड। इस पे क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दूसरा, कंपनी वालों ने बोला कि भैया हमको मोटर व्हीकल हायर नहीं करनी, आप ही का ड्राइवर आप ही चलाओ, बस आप हमारे पैसेंजर को सर्विसेज दे देना, हम आपको ये एक्स अमाउंट दे देते। नाउ यू हैव नॉट टेकन मोटर व्हीकल, आपने यहां पे सर्विसेज ली, पता है किसकी? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। यहां पे आपने रेंट पे तो नहीं ली। और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में एक बात बताओ, किसकी चलेगी? आपकी चलेगी क्या? आपकी नहीं चलेगी, वो ड्राइवर की चलेगी। अच्छा, मोटर व्हीकल जब आप रेंट में ले रहे हो तो आपकी चलेगी, यहां पे आपकी नहीं चलेगी, यहां पे वो ड्राइवर की चलेगी। तो यहां पे कोई रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, यहां पे क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बोलो बात क्लियर है क्या सर? उसके बाद अब एग्जम्पशन आएंगे हमारे आईजीएसटी के। आईजीएसटी का बहुत सिंपल सा एग्जम्पशन है। सप्लायर इज एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, रेसिपिएंट इज एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। क्या कहना चाह रहे हो सर? बेटा अगर ओएडार वाली सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, बंद कर दो बेटा ये सीरीज, अभी एग्जाम का टाइम है, अभी अपने को पढ़ाई लिखाई करनी है, अभी भी तुम सीरीज खेल रहे हो, तो अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इन सब के केस में इन्हें कहा जाता है ओएडार सर्विसेज। अब ये जो ओएडार सर्विसेज है ना, इसमें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि सर इन अमेजॉन वालों को टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया में लोकेटेड है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। अगर ये इनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इंडिया में, तो कोई ना कोई पर्सन जो इन्हें रिप्रेजेंट करेगा वो पे करेगा। और ना ही फिजिकल प्रेजेंस है और ना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को कोई पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा। सेम इज गुड फॉर ओएडार, ठीक है? तो सेम एप्लीकेबल फॉर ओएडार ऑल्सो। तो अब आईजीएसटी में क्या है? कोई भी पर्सन जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है और वो उसे सर्विसेज दे रहा है, 2 मिनट है ना, कोई भी पर्सन जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है और वो उसे सर्विसेज दे रहा है जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। जनरली मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात कर रहा हूं, हम बाहर से सर्विसेज ले रहे हैं। अब उस बाहर वाले को तो बोलेंगे नहीं जीएसटी पे करो, तो किसको बोलेंगे? मुझे बोलेंगे। कौन सा मैकेनिज्म है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बोलो बात क्लियर है क्या? इसके बाद है हमारा सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। 9 सबसेक्शन 4
ये कहता है कि कौन कौन से स्पेसिफाइड केसेस में अगर एक अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड को गुड्स बेच रहा है तो कुछ कुछ स्पेसिफाइड केसेस दिए हैं जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करेंगे। जनरली हम बिल्डर लोगों में ये स्पेसिफाइड केसेस लगाएंगे। अब सुनो ध्यान से, सरकार ने बोला कि भैया आप लोग 80% गुड्स रजिस्टर्ड से खरीदो। सरकार ने क्या बोला कि आप 80% गुड्स किससे खरीदो? रजिस्टर्ड से खरीदो। ठीक है, अगर नहीं खरीदोगे तो जो शॉर्टफॉल आएगा उस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स देना पड़ेगा। तो सर अगर एक इंसान ने रजिस्टर्ड से 75 खरीदा और अनरजिस्टर्ड से 25 खरीदा, तो सरकार ने तो 80 बोला था, आपने 75 खरीदा, तो 5% पे आरसीएम लगेगा और वो जो प्रमोटर है उस प्रमोटर को जो 5% है उस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा 80-20 नो आरसीएम, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर रजिस्टर्ड से सिर्फ 1% खरीदा और अनरजिस्टर्ड से 99 खरीदा, अरे यार आपको तो 80 खरीदना था ना, तो आपने तो सिर्फ 1 खरीदा, तो अब ये जो 79% है उसके ऊपर लग जाएगा क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सीमेंट और कैपिटल गुड्स पे ऑलवेज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, उस पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है। ये सिर्फ यही स्पेसिफिक केसेस, बिल्डर वाले केसेस, दूसरे केसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं। इसके बाद है सर हमारा नोटिफाइड सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये क्या सीन है सर ई कॉमर्स ऑपरेटर? बेटा ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं ना, जैसे ओला हो गया, ओयो हो गया, ट्रिवैगो हो गया, इन्हें कहा जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो एज अ बिचौलिया काम कर रहे हैं, एज अ इंटरमीडिएरी काम कर रहे हैं, सेलर और बायर को मिलाने का काम कर रहे हैं और अपनी एक ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू सारा काम कर रहे हैं, उसे कहा जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर में सेक्शन 9(5) में कुछ कुछ नोटिफाइड चीजें हैं। ये नोटिफाइड में सर क्या क्या है? आप ऐसा ध्यान रखो कि जो हमारा राम है, राम, तो जो राम हमारी जो क्लास का बच्चा है ना, वो ओला लेके ओयो के रूम में गया और ओयो के रूम में जो नल होता है ना, नल, उसकी टोटी खराब हो गई। अब नल की टोटी खराब हो गई तो भैया अब इसने है ना अर्बन क्लैप वाले को बुलाया। अर्बन क्लैप वाले भैया है नल की टोटी वोटी बनाने, पर जो राम की वाली थी ना वो बड़ी नखरेली थी, उसने बोला भैया मेरे को तो स्विगी से पनीर मंगवा के दो। अब राम बेचारा क्या करे, राम ने स्विगी से उसको पनीर मंगवा के दिया। बस ये 4-5 एक्टिविटी ही नोटिफाइड है हमारा सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। तो पहली एक्टिविटी है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब एंड मोटर साइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनी बस। ओमनी बस हटा दो। ओमनी बस सर वो बड़ी बड़ी बस, डबल डेकर बस, उसे बोला जाता है क्या? ओमनी बस। ओमनी बस को आप हटा दो। इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सर अगर मैं रैपिडो की बात करूं, मैं बाइक चला रहा हूं, मैंने मेरा अकाउंट रैपिडो पे बनाया, मैं हो गया सप्लायर, आप मेरी गाड़ी पे चढ़े, आप हो गए रेसिपेंट, मुझे टैक्स नहीं देना है, रेसिपेंट को भी टैक्स नहीं देना है, रैपिडो कंपनी को टैक्स देना है। इसी को बोलते हैं हम ई कॉमर्स ऑपरेटर। ओमनी बस पे क्या होगा सर? बेटा ओमनी बस पे भी सेम ही चीजें हैं, पर अगर ओमनी बस एक कंपनी चला रही है, सपोज करो मैं ओमनी बस चला रहा हूं, अब एक कंपनी बन के मैं चला रहा हूं, तो मैं तो बड़ा हो गया ना। इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को परेशान नहीं करेंगे, इस केस में मुझे ही टैक्स देना पड़ेगा। पर अगर मैं ओमनी बस चला रहा हूं और एज अ पार्टनरशिप चला रहा हूं, कंपनी वंपनी नहीं है, तो इस केस में आप रेड बस को परेशान करो, दैट इज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर। बात क्लियर है क्या सर? इसके बाद है हमारा होटल, ओयो। ठीक है, तो ओयो होटल इन गेस्ट हाउस। अब इन होटल इन गेस्ट हाउस में जनरली तो होटल वाले बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होता है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्रीज में है, तो जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होता है। अगर होटल खुद रजिस्टर्ड है तो फिर होटल टैक्स देवेगा। अगर होटल रजिस्टर्ड नहीं है तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर दैट इज ओयो टैक्स देवेगा। ठीक है,
उसके बाद है सर हमारा अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप में भी सेम, अगर प्लम्बर नहीं होता, प्लम्बर, अगर प्लम्बर खुद इतना बड़ा काम है प्लम्बर का कि उसकी सर्विसेज 20 लाख से ज्यादा है, मतलब वो बड़ा है, उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेके रखा है, तो उस केस में सर वो प्लम्बर जीएसटी पे करेगा, हम अर्बन क्लैप को परेशान नहीं करेंगे। पर अगर छोटा प्लम्बर है तो उस केस में हम अर्बन क्लैप को परेशान करेंगे और अर्बन क्लैप जीएसटी का पेमेंट करेगा। एक और चीज, वो जो राम के साथ लड़की थी उसने खाना मंगवाया था, अब खाना उसने मंगवाया हयात होटल से। अब हयात होटल में रहने की भी सुविधा है और खाने की भी सुविधा है। अगर हमने उस जगह से खाना मंगवाया, जोमेटो वाले भैया उस जगह से खाना लेने गए, उस होटल से खाना लेने गए जहां पे रहने की भी सुविधा है और जहां पे खाना भी मिलता है, और वहां पे कोई भी रूम का चार्ज अगर 7500 से ज्यादा है, इसका मतलब वो बहुत बड़ा होटल है, तो उस केस में हम जोमेटो वालों को परेशान नहीं करेंगे, वो होटल ही टैक्स पे करेगा। पर अगर 7500 से कम, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं वहां के कोई भी एक कमरा जिसका रेट 7500 से कम है, तो अगर 7500 से कम है तो फिर जोमेटो वाले को टैक्स पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में? सर ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर इंडिया में लोकेटेड है तो बहुत बढ़िया, ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करो। अगर इंडिया में कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो कोई ना कोई पर्सन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेगा वो टैक्स पे करेगा, और ना ही फिजिकल प्रेजेंस है और ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो भाई हम बोलेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको इंडिया में आना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग द टैक्स। ठीक है, इसी के साथ हमारा 4 चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है। यूट्यूब के चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो, और कृपया इस वीडियो को साथ साथ शेयर तो बहुत सारे लोगों को करना ही है, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करो, और आप लोग कमेंट्स भी दिया करो। उस कमेंट से ही हमें समझ में आएगा कि आखिरकार हम हमारी नेक्स्ट वीडियोस में कैसे क्या इंप्रूव कर सकते हैं और आपके लिए कैसे नॉलेज एनरिचमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।